डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस ट्यूब। अब अपन बात करेंगे कि गैस ट्यूब में डिसएडवांटेजेस क्या थे जिसके कारण हमें नई ट्यूब्स का इन्वेंशन करना पड़ा। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ द ट्यूब। A tube with much residual gas will produce X-ray at low voltage. As the voltage increases, ionization potential increases and the target melts and the whole tube is filled with vapor of target metal, making the tube gassy. That means कि अगर अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, ऑब्वियस सी बात है ट्यूब में जितनी कम गैस होगी वहाँ पे उतना ही कम आयोनाइजेशन होगा और ट्यूब में जितनी ज़्यादा गैस होगी वहाँ पे उतना ही आयोनाइजेशन होगा। नॉर्मल सी बात है, बिकॉज अपना जो यहाँ पे ट्यूब वर्क कर रही है वो आयोनाइजेशन प्रिंसिपल पे ही वर्क कर रही है और आयोनाइजेशन गैसेज के अंदर, और गैस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आयोनाइजेशन, गैस कम है तो कम आयोनाइजेशन। तो ये तो बात अपने को समझ में आई कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है ट्यूब के इवैक्यूएशन पे। दैट मीन्स कि ट्यूब में आप कितनी वैक्यूम रख रहे हो, कितनी गैस छोड़ रहे हो। ए ट्यूब विथ मच रेजिडुअल गैस विल प्रोड्यूस एक्सरेज एट लो वोल्टेज। अगर आप ट्यूब के अंदर ज़्यादा गैस छोड़ देते हो, सपोज़ आपने ट्यूब में ज़्यादा गैस रख दी, तब क्या होगा कि वो लो वोल्टेज पे आपके एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये आपको क्या हुआ, उसका एडवांटेज मिला कि आपने कम वोल्टेज लगाया और आपको वहाँ पे एक्सरेज मिल रही हैं। बट जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, जब आपको हाई एनर्जी की एक्सरेज चाहिए, एज द वोल्टेज इंक्रीजेज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा बिकॉज गैस वहाँ पे ज़्यादा है एंड द टारगेट मेल्ट। और जैसे ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे टकराएंगे, टारगेट पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा हीट निकलेगी और हीट निकल से आपका टारगेट क्या हो जाएगा, वहाँ पे डैमेज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। एंड द होल ट्यूब इज़ फिल्ड विद वेपर ऑफ टारगेट मेटल। और पूरी की पूरी ट्यूब आपकी किससे भर जाएगी, टारगेट मेटल की वेपर्स से, मेकिंग द ट्यूब गैसी। और आपकी ट्यूब में क्या भर जाएगी, गैस भर जाएगी, ट्यूब में गैसी हो जाएगी ट्यूब। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी अब आपकी एक्सरे ट्यूब यहाँ पे डैमेज हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर गैस थोड़ी सी भी ज़्यादा आप वहाँ पे रेजिडुअल कर देते हो और जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करते हो तो ज़्यादा हीट के कारण, ज़्यादा हीट क्यों होती है, बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टारगेट पे टकराएंगे, ज़्यादा हीट वहाँ पे निकलेगी और जिससे आपका टारगेट मेल्ट हो जाएगा, टारगेट बदल जाएगा वेपर के अंदर और आपकी पूरी की पूरी ट्यूब गैसी हो जाएगी। पहला डिसएडवांटेज आपको समझ में आया। अब दूसरा डिसएडवांटेज की बात करते हैं। द एनर्जी ऑफ द एक्सरेज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज आर इंटरलिंक्ड। टू इंक्रीज द पेनिट्रेटिंग पावर, evacuation has to be increased while applying higher voltage. Hence, a vacuum pump is always required throughout the operation, so the apparatus is very complicated and require more skills to operate. अब क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट डिसएडवांटेज है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ज़्यादा गैस नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा गैस रखोगे आपकी जो टारगेट मेटल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपने वहाँ पे गैस कम रखी है। बट अब अगर आपको हाइयर एनर्जी की एक्सरेज चाहिए, जब आप गैस कम रखोगे आयोनाइजेशन कम होगा, लो एनर्जी की एक्सरेज आपको मिल जाएंगे। बट जब आपको हाइयर एनर्जी की एक्सरेज चाहिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से गैस ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होता है कि टू इंक्रीज़ द पेनिट्रेटिंग पावर दैट मीन्स एक्सरे की एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें इवैक्यूएशन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, इवैक्यूएशन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वाइल अप्लाइंग हायर वोल्टेज, हैंस अ वैक्यूम पंप इज ऑलवेज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ऑपरेशन, सो द apparatus इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर मोर स्किल्स टू ऑपरेट। दैट मीन्स कि अब आपको गैस इंक्रीज़ करनी होगी। गैस इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पे आपको एक नया इक्विपमेंट चाहिएगा जिसका नाम है वैक्यूम पंप, जो क्या करेगा कि गैस ट्यूब के अंदर गैस को इंक्रीज़ करेगा थ्रू आउट द ऑपरेशन। जब अपन एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट कर रहे हैं उस वक्त अपने को क्या चाहिएगा, यहाँ पे वैक्यूम पंप चाहिएगा। सो द apparatus इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या होगा कि आपका apparatus कॉम्प्लिकेटेड हो, एक तो आप एक्सपोजर कर रहे हो, एक्सपोजर के साथ साथ में आपको वैक्यूम भी चाहिएगा, वैक्यूम से ताकि आप गैस ट्यूब के अंदर गैस पंप कर सको एंड रिक्वायर मोर स्किल्स टू ऑपरेट। और दैट मीन्स कि अगर इस प्रकार की ट्यूब आपकी बन जाती है, इस प्रकार का अगर आपका apparatus है, तो उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा स्किल, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स कि ट्रेनिंग का जो कोई भी वर्कर है वो वहाँ पे उसको नहीं चला पाएगा जल्दी से। जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वही ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके दो डिसएडवांटेज हो गए इसके। एक तीसरा डिसएडवांटेज और है जो कि इसका मेन डिसएडवांटेज है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपने ट्यूब के अंदर गैस
की कुछ मात्रा में अमाउंट छोड़ रखी है। वो किसके लिए है? आयोनाइजेशन। दैट मीन्स बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आप गैस नहीं रखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपकी एक्सरेज नहीं निकलेगी। तो दैट मीन्स ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपने वोल्टेज लगाया, वहाँ पे आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकले। और जैसा कि मैंने आपको वर्किंग के अंदर बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फर्दर दूसरे एटम से जाके टकराते हैं, दूसरे एटम से जाके टकराएंगे, वहाँ पे नए इलेक्ट्रॉन्स और निकलेंगे। फिर वोल्टेज का क्या काम होता है कि इनको एक्सेलरेट कराना। अब इस प्रोसेस के दौरान होता है क्या है कि जैसे आप एक्सरे ट्यूब के ऑपरेशन को ऑफ कर देते हो, दैट मीन्स इसको बंद कर देते हो, बंद करने के बाद में भी क्या रहता है कि वहाँ पे गैस है, गैस तो वहाँ पे रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। और वो गैस कैसी है? आयोनाइज्ड है। दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दूसरे एटम से जाके टकराएंगे और वहाँ पे फर्दर आयोनाइजेशन होगा। दैट मीन्स कि आपने ट्यूब ऑफ कर दी है, बट फिर भी काम वहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन वहाँ पे अभी भी हो रहा है। आयोनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे जाके टकराएंगे जाके, बट इस बार जो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे उनके पास वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने वोल्टेज बंद कर रखा है, आपने ट्यूब को ऑफ कर रखा है। अब वो वहाँ पे टारगेट पे जाके टकराएंगे, और टारगेट पे जाके टकराने के बाद में जब वो उनके पास में वेलोसिटी नहीं होगी तो वहाँ पे वो एक्सरेज तो निकलेंगी, बट लो एनर्जी की एक्सरेज निकलेंगी। और वो लो एनर्जी के एक्सरेज जो कि वहाँ पे वर्कर हो या फिर पेशेंट हो, दोनों के लिए हार्मफुल है, कोई काम की नहीं है। दूसरी बात, आपने एक्सरे ट्यूब को ऑफ कर रखा है, उसके ऑपरेशन को आपने ऑफ कर रखा है, ऑपरेट नहीं कर रहे, बट फिर भी वहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एक्सरेज बहुत हार्मफुल होती है, सो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो फर्दर आयोनाइजेशन की प्रोसेस है ये कितनी हार्मफुल हो सकती है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज था गैस ट्यूब का, कि यहाँ पे फर्दर आयोनाइजेशन होता था। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन फर्दर आयोनाइजेशन इन द गैस ट्यूब टेक प्लेस। दैट मीन्स कि जैसे आप ऑपरेट करना बंद कर देते हो ऑपरेशन के अंत में, ठीक है, वहाँ पे गैस ट्यूब के अंदर फर्दर आयोनाइजेशन होता है, विच प्रोड्यूस लो एनर्जी एक्सरेज। तो वहाँ पे कौन सी एक्सरेज निकलती हैं? लो एनर्जी की एक्सरेज निकलती हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो कि अपने को नहीं चाहिए, टोटल वेस्ट है, टोटली हार्मफुल है। मेन डिसएडवांटेज है गैस ट्यूब का। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम नेक्स्ट ट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स कि जैसा कि एक्सरे ट्यूब के यहाँ पे गैस ट्यूब के कुछ डिसएडवांटेज थे, इनको दूर करेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरे ट्यूब के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कुलिज ट्यूब। अब अपन बात करेंगे कुलिज ट्यूब के बारे में। कुलिज ट्यूब का क्या था कि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। कुलिज ट्यूब कोई प्रॉपर कोई ट्यूब नहीं थी, एक दैट मीन्स यहाँ पे जो कुलिज साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, साइंटिस्ट था एक कुलिज, उसने ये ट्यूब के बारे में इन्वेंशन किया था। उसने इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताया था। फिर उसके प्रिंसिपल के बेस पे अलग अलग एक्सरे ट्यूब्स इन्वेंट की गई, जैसे कि स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। और एट प्रेजेंट में जितनी भी एक्सरे ट्यूब काम में ली जाती हैं वो सारा का सारा उनका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो कुलिज ट्यूब पे ही काम करता है। तो कुलिज ट्यूब को पढ़ने से पहले छोटी सी चीज़ एक और पढ़ लेते हैं कि फ्लेमिंग एंड रिचार्डसन शोड दैट व्हेन अ मेटल इज हीटेड इन वैक्यूम इट एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। इन्होंने थर्मियोनिक एमिशन के बारे में बताया। थर्मियोनिक एमिशन के बारे में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स में बता दिया था कि जब कोई भी मेटल सरफेस को हम हीट देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, यही क्या कहलाती है? थर्मियोनिक एमिशन कहलाती है। इसके बारे में फ्लेमिंग और रिचार्डसन ने सबसे पहले देखा था कि जब अपन किसी भी मेटल को हीट करते हैं वैक्यूम के अंदर तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इस प्रकार का जो एमिशन होता है जब अपन हीट सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उसको अपन थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। नोट, थर्मियोनिक एमिशन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द कुलिज ट्यूब वर्क। अब जैसा कि गैस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रिंसिपल अपन ने काम में लिया? आयोनाइजेशन का। बट यहाँ पे चेंज क्या होगा? मेन चेंज वही होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन। वहाँ पे जो आपने डिसएडवांटेज पढ़े थे वो भी सारे किससे रिलेटेड थे? आयोनाइजेशन से। तो दैट मीन्स अपन यहाँ पे उस चीज़ को ही ख़त्म कर रहे हैं। और क्या किया इन्होंने? एक नई प्रोसेस की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन अब थर्मियोनिक एमिशन से होने लगा।
तो दैट मीन्स कि जो आपकी कूलिज ट्यूब वर्क करती है या फिर उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन के लिए, वो आपका होता है थर्मियोनिक एमिशन का। दैट मीन्स कि कूलिज ट्यूब के अंदर थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर आगे की प्रोसेस एज इट इज़ होती है, सेम होती है। और थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है कि जब आप किसी भी मेटल को वैक्यूम के अंदर या फिर किसी भी मेटल सरफेस को जब आप हीट प्रोवाइड कराते हो, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हो, तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। तो अब जैसा कि अपन यहाँ पे कूलिज ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो कूलिज ट्यूब के कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन के लिए थर्मियोनिक एमिशन काम में ले रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा सा इक्विपमेंट में चेंज आता है। इक्विपमेंट में चेंज क्या है, ग्लास ट्यूब एज इट इज़ आपकी पहले जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। टारगेट, इस बार इन्होंने टारगेट की थोड़ी सी शेप चेंज कर दी, वो क्यों की है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट जो आपका कैथोड है, कैथोड में इस बार नॉर्मल डिस्क और नॉर्मल स्टेम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिलामेंट लगा हुआ है जिसको आप F से डिनोट कर रहे हो, और उसके ऊपर एक फोक्सिंग कप लगा हुआ है जिसको FC से डिनोट किया। तो ये यहाँ पे इक्विपमेंट्स में चेंज आए। अब ये फिलामेंट का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करना। फोक्सिंग कप की अगर बात की जाए तो फोक्सिंग कप का काम होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस की गए उन सब को टारगेट की तरफ डायरेक्ट करना, फॉरवर्ड करना, भेजना। दो चीज़ें हो गई, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड की साइड में आपका फिलामेंट और फोक्सिंग कप है, एनोड की साइड में आपका टारगेट है। दो सप्लाई यहाँ पे दी जाती हैं, एक होती है ट्यूब सप्लाई और एक होती है फिलामेंट सप्लाई। फिलामेंट सप्लाई फिलामेंट के लिए होती है जिससे कि फिलामेंट को आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करा सको और वहाँ से थर्मियोनिक एमिशन की घटना हो सके। और दूसरा है हाई वोल्टेज सप्लाई जो कि कैथोड और एनोड के बीच में लगाई जाती है, जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक एमिशन से फिलामेंट से निकले हैं वो सारे के सारे एक्सेलरेट, दैट मीन्स हाई वेलोसिटी लेके कैथोड से एनोड की तरफ जाएं और एनोड पे जब वो जाके टकराएंगे तो वहाँ से एक्सरेज निकलेंगी। ग्लास एनवेलप, दूसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि गैस ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम था वो था आपका 0.001 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो 10⁻³ mm ऑफ Hg ये है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी गैस छोड़ी जाती थी, गैस रहती थी, बट यहाँ पे गैस की कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं रहेगी। तो दैट मीन्स कि जो कूलिज ट्यूब है उसका जो वैक्यूम होता है उसका प्रेशर कितना होता है, 10⁻⁵ mm ऑफ Hg। मेन और इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखने लायक है कि गैस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर रहता था वो रहता था 10⁻³ mm ऑफ Hg, और कूलिज ट्यूब के अंदर प्रेशर रहेगा 10⁻⁵ mm ऑफ G। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर और कम कर दिया गया है, दैट मीन्स गैस की मात्रा यहाँ पे नहीं है। बिकॉज अगर गैस होगी तो फर्दर आयोनाइजेशन होगा, और जो डिसएडवांटेजेस आपको गैस ट्यूब में देखने को मिलेंगे वही डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से कूलिज ट्यूब के अंदर गैस को हटा दिया गया था और प्रेशर रखा गया इसका 10⁻⁵ mm ऑफ Hg। अब बात करते हैं अपन कूलिज ट्यूब के बारे में। अ न्यू एक्स-रे ट्यूब वाज डिजाइंड बाय द कूलिज इन 1930 बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। दैट मीन्स कि थर्मियोनिक एमिशन को प्रिंसिपल में काम में लेते हुए 1913 के अंदर कूलिज नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक नई एक्स-रे ट्यूब को डिज़ाइन किया था, इन्वेंट किया था। The tube is completely evacuated, so there is no production of electron by the ionization. That means कि जो आपकी यहाँ पे ट्यूब होती है वो completely evacuated होती है। That means पूरी तरीके से वहाँ पे वैक्यूम रहता है, कोई भी प्रकार की वहाँ पे गैस नहीं होती है। तो गैस नहीं होगी तो क्या होगा, so that there is no production of electron by the ionization। इस वजह से वहाँ पे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन नहीं होगा आयोनाइजेशन के कारण। तो जैसा कि यहाँ पे आयोनाइजेशन प्रिंसिपल ही अपन काम में नहीं ले रहे, यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन काम में ले रहे। तो थर्मियोनिक एमिशन के लिए इक्विपमेंट चेंज होते हैं। इक्विपमेंट में क्या होता है वो देखते हैं। ए स्पायरल ऑफ वायर, एक वायरल की स्पायरल होती है, वायर की स्पायरल होती है, विच एक्ट एज अ हॉट कैथोड, जो किस तरीके से काम करती है, एक हॉट
कैथोड की तरह काम करती है, इज़ हीटेड बाय द मीन्स ऑफ करंट, और वो किसके द्वारा हीट की जाती है, करंट के थ्रू। दैट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे काम में लिया गया है। ये जो वायर काम में ले जाता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसमें से जब अपन करंट सप्लाई करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हीट निकलेगी, हीट से दैट मीन्स फिलामेंट गर्म होगा, दैट मीन्स आपका कैथोड वहाँ पे गर्म हो जाएगा, और कैथोड जब गर्म होगा तो वहाँ से थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। द फिलामेंट कॉमनली यूज्ड इज़ ऑफ टंगस्टन, जो फिलामेंट काम में लिया जाता है मेनली वो आपका किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, दैट मीन्स टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है। जब इसमें आप करंट सप्लाई करोगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहाँ पे हीट निकलेगी। हीट निकलने से मेटल सरफेस है जो आपकी टंगस्टन की वो गर्म हुई, गर्म होने से वहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और जैसा कि अपनी गैस ट्यूब में होता था कि जो इलेक्ट्रोड्स है कैथोड और एनोड, उनको आमने सामने रखा जाता था ताकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड तक जा सके। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, दोनों को आमने सामने ऑपोजिट एंड पे रखा जाएगा। द टारगेट और द एनोड इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू द कैथोड विच इज़ आल्सो मेड अप ऑफ टंगस्टन। दैट मीन्स कि जो आपका टारगेट है, जो एनोड है, वो जस्ट आपके कैथोड के ऑपोजिट साइड में रखा जाता है, विच इज़ आल्सो मेड अप ऑफ टंगस्टन, और वो भी किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिली कि कैथोड भी टंगस्टन का बना होता है और एनोड भी टंगस्टन का बना होता है। दोनों चीज़ें किसकी बनी होती है, टंगस्टन का बना होता है, बस शेप में फ़र्क होता है। टारगेट जो होता है वो एज ए ब्लॉक होता है, ठीक है, और जो आपकी कैथोड होती है उसमें फिलामेंट काम में लिया जाता है जो कि वायर का बना होता है, टंगस्टन का वायर यहाँ पे काम में लिया जाता है। दैट मीन्स मटेरियल दोनों में सेम यूज़ किया जाता है। व्हेन द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एज द इलेक्ट्रॉन रीचेज टू द टारगेट एक्सरेज आर प्रोड्यूस। अब क्या होगा, जैसे ही आप कैथोड और एनोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे एनोड की तरफ, बिकॉज कैथोड पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आपने हाई वोल्टेज लगाया, उनको हाई वेलोसिटी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और वो आपके कहाँ से कहाँ जाएंगे, कैथोड से एनोड तक जाएंगे, उनके पास एनर्जी भी अच्छी होगी। जैसे वो टारगेट पे पहुँचेंगे, टारगेट से टकराएंगे, 4 प्रकार का इंटरेक्शन होगा और वहाँ पे एक्सरेज निकलेंगी। द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब। जो आप एक्सरेज यहाँ पे निकाल रहे हो उनको आप कंट्रोल किससे कर सकते हो, वोल्टेज से। अगर आप ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा एनर्जी की एक्सरेज मिलेंगी, दैट मीन्स उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अगर आप वोल्टेज कम लगा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी मिलेगी तो वहाँ पे लो एनर्जी की एक्सरेज निकलेंगे, और जब लो एनर्जी की एक्सरेज निकलेंगी दैट मीन्स कि अब वहाँ पे उनकी वेवलेंथ कम है। तो इससे ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि जो आपकी एक्सरेज की वेवलेंथ है वो आपकी रिलेट करती है वोल्टेज से। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप वोल्टेज घटाओगे उनकी वेवलेंथ कम होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुलिज ट्यूब का जो प्रिंसिपल है वो अभी भी काम में लिया जाता है, तो दैट मीन्स कि इसके डिसएडवांटेज इतने खास नहीं थे। तो अब अपन बात करते हैं कि कुलिज ट्यूब के बेसिक प्रिंसिपल पे कौन कौन सी ट्यूब प्रेजेंट में काम में ली जाती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से डिटेल में। तो वो जो एक्सरे ट्यूब्स है उनको बोला जाता है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। मॉडर्न बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम में वही काम में ली जाती हैं। अब मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स के अंदर आपकी 2 प्रकार की एक्सरे ट्यूब आती है, एक है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और दूसरी है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो जैसा कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है नाम से, स्टेशनरी दैट मीन्स फिक्स, रोटेटिंग जो कि रोटेट करता है। दोनों ट्यूब्स में डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेशनरी एनोड में जो आपका एनोड है वो फिक्स रहेगा, जैसा कि आप कुलिज ट्यूब के इक्विपमेंट्स में भी देख चुके हो। बट जो रोटेटिंग एनोड होगी उसमें कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा कि एनोड रोटेट करेगा, वो किस तरीके से करता है, क्यों करता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में। Earlier gas tubes were used, but these tubes have some disadvantages. So Coolidge proposed a X-ray tube based on the thermionic emission principle. That means कि पहले गैस ट्यूब काम में ली जाती थी, बट गैस ट्यूब के कुछ डिसएडवांटेज थे जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं। उन डिसएडवांटेजेस को देखते हुए कुलिज ने एक नई एक्सरे ट्यूब प्रपोज की थी जिसका नाम था कुलिज एक्सरे ट्यूब, और उसी के बेसिक प्रिंसिपल पे आगे ये मॉडर्न एक्सरे ट्यूब काम में ली जाती है।
और जो कुलिस की जो एक्सरे ट्यूब थी उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन के लिए थर्मियोनिक एमिशन वहाँ पे काम में लिया जाता था। ऑन द बेसिस ऑफ कुलिस ट्यूब सेवरल एक्सरे ट्यूब्स हैव बीन डिज़ाइन। दैट मीन्स कि कुलिस ट्यूब के बेसिक प्रिंसिपल पे बहुत सारे ट्यूब्स डिज़ाइन की गई। द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब इज़ वन ऑफ द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इन विच द एनोड इज, जिनमें से एक ट्यूब है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, जिसके अंदर कि जो एनोड होता है वो स्टेशनरी होता है। दैट मीन्स एनोड फिक्स होता है। अब जैसा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कुलिस में भी एनोड फिक्स था, गैस में भी फिक्स था। हाँ फिक्स था, बट जो आगे और नई जो मॉडर्न ट्यूब आई है उनमें एनोड रोटेटिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक नया नाम दे दिया स्टेशनरी। दैट मीन्स ये कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है इस एक्सरे ट्यूब की कि यहाँ पे जो एनोड होता है वो आपका फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है। इसके अलावा जो दूसरी आपके मॉडर्न एक्सरे ट्यूब आती है उसका नाम है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। उसमें क्या डिफरेंस होगा कि उसमें जो आपका एनोड है वो रोटेट करेगा। अब अपन बात करके कंपोनेंट्स की, दैट मीन्स स्ट्रक्चर की, कि स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, और इन कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। कंपोनेंट्स आपके 9 कंपोनेंट है। फर्स्ट ग्लास एनवेलप, जो कि आपकी गैस ट्यूब में भी था, कुलिस ट्यूब में भी था। कैथोड और एनोड दोनों हैं, पता है आपको क्या काम में आते हैं, बट यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ के बने होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, और इस मटेरियल के ये क्यों बनने चाहिए। दैट मीन्स डिटेल में। फोकसिंग कप नया इक्विपमेंट आया है यहाँ पे जो कि गैस ट्यूब में नहीं था। ट्यूब सप्लाई, फिलामेंट सप्लाई। ट्यूब सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, और फिलामेंट सप्लाई इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन के लिए। एनोड एंगल नई चीज़ आई है। बेरिलियम विंडो ये भी नई चीज़ है। और ट्यूब कूलिंग एंड हाउसिंग। तो दैट मीन्स ये जो जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं इन सब के बारे में हम कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।